नमस्कार। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी पार्ट प्रथम यूनिट फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस वीडियो सीरीज के क्रम में आज हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, कार्बन फ्री रेडिकल्स एंड कार्बिन कंटेंट के साथ उपस्थित हैं। इससे पूर्ववर्ती हमने कार्बोकेटाइंस एंड कार्बेनियन के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। तो आज शुरू करते हैं कार्बन फ्री रेडिकल्स। मुक्त मूलक क्या है? A carbon free radicals are neutral species in which carbon atom is trivalent and have 7 electron in valence shell, and it is a paramagnetic and electrophile. वह परमाणु का समूह जिसमें एक विषम या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो उसे हम क्या कहते हैं? मुक्त मूलक कहते हैं। और मुक्त मूलक अनुचुंबकीय होते हैं और विद्युत के उदासीन तथा इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। सेफ एंड हाइब्रिडाइजेशंस एंड स्टेबिलिटी। कार्बन फ्री रेडिकल्स हैं, उनकी सेफ क्या है, उसमें किस प्रकार का संकरण है और स्थायित्व के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं सेफ के साथ। ये कार्बन फ्री रेडिकल हैं, आप इसकी सेफ देख सकते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशंस हैं और ट्राइगोनल पायरिमिडल स्ट्रक्चर है। और ट्रांजिशन स्टेट के अंदर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है और जो सेप है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है। और आप ये देख सकते हैं, ये इन्वर्जन्स फॉर्म है और ये है ट्राइगोनल पायरामिडल स्ट्रक्चर्स। और ट्रांजिशन स्टेट में sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं फ्री रेडिकल्स। स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी में आप यहाँ देख सकते हैं ट्राइफेनिल कार्बन जो फ्री रेडिकल्स है वो सबसे मोस्ट स्टेबल है और उसके बाद FeHCH2 है, फिर एलिल फ्री रेडिकल है। और इन के स्थायित्व के क्रम को हम रेजोनेंस के माध्यम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और 3 डिग्री यानी कि टर्सरी कार्बन फ्री रेडिकल्स, सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल्स एंड प्राइमरी कार्बन फ्री रेडिकल्स। और ये एल्कीन्स जो एथीन फ्री रेडिकल्स हैं, हम इसको हाइपर कॉन्जुगेशंस एंड प्लस आई इफेक्ट के माध्यम से इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर आप यहाँ लर्न कर सकते हैं। 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उससे कम 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल्स एंड 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल्स उससे कम स्टेबल है। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल्स। प्राथमिक कार्बन फ्री रेडिकल्स, सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स एंड टर्सरी कार्बन फ्री रेडिकल्स। अब फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स की बात करते हैं। फॉर्मेशंस किस प्रकार होता है? फर्स्ट है होमोजीनस क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बाय थर्मल एंड लाइट डिकम्पोजिशंस। होमोजीनस क्लीवेज, बॉन्ड का ब्रेक हो रहा हो और जो साजित इलेक्ट्रॉन हैं अपने अपने परमाणु के पास पुनः चले जाएं, तो इस प्रकार की क्लीवेज को हम होमोजीनस क्लीवेज कहते हैं। जैसे ये Cl परमाणु है और ये Cl परमाणु है, यहाँ साजित इलेक्ट्रॉन मध्य में है और इस बंध का ब्रेक यदि मध्य में होता है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इस Cl के पास पहुंच जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस Cl के पास पहुंच जाता है और इस प्रकार ये सहसंयोजक बंध के होमोलाइटिक क्लीवेज या हम कहते हैं इसको समांश विघटन से फ्री रेडिकल्स का निर्माण होता है। आप देख सकते हैं यहाँ X बॉन्ड X यानी हेलोजन्स और लाइट की उपस्थिति में इसका डिकम्पोजिशन होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है और क्लोराइड हेलाइड्स फ्री रेडिकल्स बनते हैं। इसी प्रकार ये है बेंजोइल पेरोक्साइड्स का थर्मली डिकम्पोजिशन होता है और हमें बेंजोइल फ्री रेडिकल्स और अंत 2 फेनिल फ्री रेडिकल्स हमें प्राप्त होते हैं, CO2 गैस बाहर निकलती है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ कीटोन का फोटोलाइटिक क्लीवेज है और मैथिल फ्री रेडिकल्स एंड CH3CO फ्री रेडिकल्स और मैथिल फ्री रेडिकल्स और CO बाहर निकलता है। इसी प्रकार फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ एसिड्स, अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवणों के विद्युत अपघटन से भी फ्री रेडिकल्स का निर्माण होता है। आप देख सकते हैं ये सोडियम साल्ट है, कोई एसिड है उसका सोडियम साल्ट है और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस से हमें एनोड की तरफ ये स्पीसीज
जो है वो मूव करेगी और कैथोड की तरफ ये Na+ मूव करेगा। और एनोड पर आप रिएक्शंस देख सकते हैं। एनोड पर इस स्पीसीज के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है और हमें RCOO फ्री रेडिकल प्राप्त होता है और अंततः CO2 गैस बाहर निकल करके एल्किल फ्री रेडिकल्स का निर्माण होता है। और मैनी फोटो केमिकल रिएक्शंस हैं, उसमें फ्री रेडिकल्स का निर्माण होता है। हैलोजिनेशंस ऑफ एल्केन्स हैं, ये फ्री रेडिकल्स मैकेनिज्म के द्वारा संपन्न होने वाली रिएक्शंस हैं। और रिएक्शंस ऑफ फ्री रेडिकल्स, अब फ्री रेडिकल्स की कुछ अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करते हैं। एडिशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, मुक्त मूलक या तो समान प्रकार के मुक्त मूलकों का संयोग करके ये रिएक्शंस कर लेते हैं, या दोनों अलग अलग प्रकार के मुक्त मूलक आपस में संयोग करके इस प्रकार रिएक्शंस प्रदर्शित करते हैं। और सेकंड इन मुक्त मूलक की अभिक्रियाएं हैं डिस्प्रपोर्शनेशंस, यानी असमानुपातन। असमानुपातन में आप देख सकते हैं यहाँ एथिल फ्री रेडिकल्स, 2 एथिल फ्री रेडिकल्स हैं, यहाँ एल्कीन का निर्माण हुआ और एल्केन का निर्माण हुआ, ये असमानुपातन की अभिक्रिया कहलाती है। अब बात करते हैं हम कार्बिन की। ये फोर्थ जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं, सक्रिय मध्यवर्ती हैं। और कार्बिन किसे कहते हैं? ए स्पीसीज इन विच कार्बन एटम इज न्यूट्रल and bivalent is called carbene. In these species carbon atom has 6 electron in valence shell, यानी कार्बिन में जो कार्बन एटम है उसके संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा ये उदासीन है और बाइवेलेंट है, द्विसंयोजी है। तो इस प्रकार की स्पीसीज को हम क्या कहते हैं? कार्बिन कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ कार्बिन्स की बात करते हैं तो 2 प्रकार की कार्बिन है, सिंगलेट कार्बिन एंड ट्रिपलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन देख सकते हैं आप, ये CH2 यानी 2 हाइड्रोजन है, 2 वैलेंसी है, बाईवेलेंट है ये। और इसमें ये सिंगलेट कार्बिन में दोनों इलेक्ट्रॉन्स विपरीत चक्रण के साथ एक ही कक्षक या एक ही ऑर्बिटल्स में उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कोई कार्बिन है, इसमें ये sp2 जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का, और इसके एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स पैर के साथ, स्पिन पैर्ड के साथ उपस्थित हैं। एक का स्पिन हाफ प्लस हाफ है तो सेकंड का माइनस हाफ है, तो इसको हम स्पिन पैरिंग कहते हैं। ये इस कार्बिन में जो सिंगलेट कार्बिन है उसमें हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के मध्य 103 डिग्री का कोण होता है, एंगल आप यहाँ लर्न कर सकते हैं। और इसी प्रकार ये ट्रिपलेट कार्बिन है। ट्रिपलेट कार्बिन में आप देख सकते हैं ये इनकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो दोनों की जो स्पिन है वो प्लस हाफ है या माइनस हाफ है, और इनके मध्य में हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के मध्य बॉन्ड एंगल है वो 136 का है। और यहाँ जो कार्बन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन है। और सिंगलेट कार्बिन का जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इन इस कार्बिन सिंगलेट कार्बिन में कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में देखिए 1s2 sp2 sp2 sp1 और 2pz है। इसी प्रकार सिंगलेट कार्बिन का जो कार्बन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2sp1, ये 2sp1 है, और 2py1 2pz1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं कार्बिन में, ट्रिपलेट कार्बिन में कार्बन का। आप इसको याद कर सकते हैं। स्टेबिलिटी में यहाँ ट्रिपलेट कार्बिन है वो मोर स्टेबल है सिंगलेट की अपेक्षा। इसका कारण यह है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इज मोर इन सिंगलेट स्टेट। सिंगलेट स्टेट के अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण अधिक होता है, बिकॉज बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वन ऑर्बिटल्स sp2 ऑर्बिटल्स, जो एक ऑर्बिटल से यहाँ देख सकते हैं आप, दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक ही sp2 ऑर्बिटल्स में उपस्थित होने के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज़्यादा होने के कारण ये कार्बन है, सिंगलेट कार्बिन है, वो अनस्टेबल है, कम स्थायी है इस ट्रिपलेट की अपेक्षा, क्योंकि ट्रिपलेट में दोनों जो
इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलग sp, ये देखो sp ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे sp इलेक्ट्रॉन में दूसरा इलेक्ट्रॉन है। तो त्रिविम के अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन्स कम पाया जाता है ट्रिपलेट कार्बिन में, इसीलिए ट्रिपलेट कार्बिन है वो मोर स्टेबल है और सिंगलेट कार्बिन है वो लेस स्टेबल है। तो ये तो हुई स्टेबिलिटी की बात और हमने इसको कारण सहित एक्सप्लेन किया है। अब जो कार्बिन है वो किन किन अभिक्रियाओं में कार्बिन का फॉर्मेशन होता है, तो बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन की। फर्स्ट वन है थर्मल एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ डाईएजोमीथेन एंड कीटीन। ये जो डाईएजोमीथेन है, डाईएजोमीथेन इसका थर्मल और फोटोलाइटिकल डिकम्पोजिशन होता है और यहाँ देखिए ये CH2 कार्बिन बना और नाइट्रोजन गैस बाहर निकली। इसी प्रकार ये कीटीन है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, या ये फोटोलाइटिकल क्लीवेज है, ये कार्बिन का निर्माण हुआ और CO पॉजिटिव ये बाहर निकला लिविंग स्पीसीज के रूप में। फ्रॉम क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जो क्षार है उसके साथ करते हैं तो हमें डाई क्लोरोकार्बिन प्राप्त होती है Cl2 गैस और ये बात। इसी प्रकार RCOCHNS2 इसको थर्मली हम हीट करते हैं तो यहाँ RCOCH ये कार्बिन प्राप्त हुई, नाइट्रोजन गैस बाहर निकली। इसी प्रकार ये एक कोई साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव्स है, फोटोलाइटिकल क्लीवेज से इसकी रिंग ओपन होती है और यहाँ ये जो कार्बिन CH2 कार्बिन है उसका निर्माण हुआ और PH CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड PH, ये एक रिंग ओपन होने के बाद हमें प्रोडक्ट के रूप में ये उत्पाद मिला है और कार्बिन प्राप्त हुई है। इसी प्रकार ये एक कोई फिनेंथ्रीन डेरिवेटिव्स है। फिनेंथ्रीन डेरिवेटिव्स में ये इसका फोटोलाइटिकल क्लीवेज होने से ये जो 3 मेंबर्ड रिंग है उसमें CH2 जो कार्बिन है वो अलग होती है, CH2 बनती है और हमें फिनेंथ्रीन जो स्थायी स्टेबल कंपाउंड है वो प्राप्त होता है। तो ये तो बात हुई हमें कार्बिन के बनने की जो अभिक्रियाएं हैं। अब हम बात करते हैं कार्बिन की कुछ अभिक्रियाएं, रिएक्शंस की, रिएक्शंस ऑफ कार्बिन्स, रिंग एक्सपेंशंस एंड एक्सटेंशंस। ये बात कर रहे हैं हम साइक्लोप्रोपेन की। साइक्लोप्रोपेन में यहाँ C डबल बॉन्ड O है, इस C डबल बॉन्ड O में इन CH2 जो कार्बिन है उसका इंसर्शन होता है कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बोनिल कार्बन के जो पाई बॉन्ड है वहाँ पर कार्बिन का इंसर्शन होता है और ये साइक्लोब्यूटेनॉन का भी निर्माण होता है, क्योंकि ये जो है ये जो प्रोडक्ट बना है वो अस्थायी है और ये स्थायी है। सेकंड वन है रिएक्शंस ऑफ कार्बिन की, रिएक्शंस विथ एक्टिव हाइड्रोजन्स कंटेनिंग कंपाउंड्स। वह कंपाउंड जो जिनमें सक्रिय हाइड्रोजन उपस्थित हो वहाँ इस कार्बिन का इंसर्शन होता है और नया उत्पाद प्राप्त होता है। जैसे ये एल्कोहल है, इस एल्कोहल में ये एक्टिव हाइड्रोजन है तो इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य कार्बिन का इंसर्शन होता है और हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या प्राप्त होता है, ROCH3। इसी प्रकार ये फिनोल है, फिनोल में इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन एक्टिव है और इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य कार्बिन का इंसर्शन होता है और ये PHOCH3 एनिसोल का निर्माण होता है। इसी प्रकार ये जो एसिड है उसमें ये H है वो एक्टिव है और RCOOCH3 एस्टर का निर्माण होता है। या ये जो इनोलिक फॉर्म है इसकी इनोलिक फॉर्म में यहाँ H एक्टिव है और इस एक्टिव H में ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन बॉन्ड के मध्य इस कार्बिन का इंसर्शन हुआ और हमें ये देखिए RCOCH3 डबल बॉन्ड CHCO ये प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है। तो ये रिएक्शंस हुई। अब और इसकी प्राथमिक एमीन है क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स KOH के साथ हम अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें एल्किल आइसोसाइनाइड अनलाइक ऑर्डर की एक बहुत ही दुर्गंधयुक्त प्रोडक्ट प्राप्त होता है, आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है और ये प्राथमिक एमीन के पहचान की एक रिएक्शंस है, हॉफमैन कार्बिल-एमीन रिएक्शंस, और इसको भी लर्न कर सकते हैं। ये भी फ्री रेडिकल्स ये भी जो है रिएक्शंस, इस रिएक्शंस में भी कार्बिन का निर्माण होता है
और यहाँ डाइक्लोरोकार्बिन है। इसी प्रकार रिएक्शंस विथ एल्कीन्स, एल्कीन्स की जो रिएक्शंस हैं, आप ये लर्न करने योग्य बात है कि ये रिएक्शंस हैं वो स्टीरियो स्पेसिफिक विथ सिंगलेट कार्बिन, वाइल विथ द ट्रिपलेट मिथाइलिन इट इज़ नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक। सिंगलेट कार्बिन के साथ जो एल्कीन की अभिक्रिया है वो स्टीरियो स्पेसिफिक है। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब है कि हम यदि रिएक्टेंट को देखते हैं, रिएक्टेंट यदि सिस एल्कीन है तो हमें प्रोडक्ट में भी सिस प्रोडक्ट मिलेगा, और यदि रिएक्टेंट हमने स्पेसिफिक ले लिया, ट्रांस एल्कीन ले लिया, तो हमें प्रोडक्ट के रूप में भी ट्रांस प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो इसे कहते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। लेकिन जब ट्रिपलेट कार्बिन के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, ये तो सिंगलेट के साथ हुआ, ट्रिपलेट कार्बिन के साथ अभिक्रिया करवा लेते हैं, चाहे सिस एल्कीन हो या ट्रांस एल्कीन हो, दोनों स्थिति में प्रोडक्ट है वो सिस और ट्रांस प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है वो नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक है। हम सिस ब्यूटीन लेते हैं तो ही हमें सिस और ट्रांस दोनों प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ट्रांस ट्यूब्यूटीन ले लिया तो भी हमें सिस और ट्रांस दोनों प्रोडक्ट प्राप्त हुए हैं। तो सिस और ट्रांस में कोई विभेद नहीं है, तो ये नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक है। जबकि यहाँ देख सकते हैं हम इस सिंगलेट कार्बिन की अभिक्रिया सिस के साथ करवाते हैं तो हमें सिस प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, और इस सिंगलेट कार्बिन की अभिक्रिया हम ट्रांस एल्कीन के साथ करवा रहे हैं, ये ट्रांस के साथ, तो हमें उत्पाद के रूप में भी ट्रांस प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है। तो ये जो एल्कीन के साथ कार्बिन है वो स्टीरियो स्पेसिफिक है, जबकि सिंगलेट कार्बिन और जबकि ट्रिपलेट कार्बिन एल्कीन के साथ अभिक्रिया में नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक है। नेक्स्ट है बेंजीन के साथ भी ये कार्बिन है इस प्रकार अभिक्रिया करती है। और आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।